केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कौशल जी, पीएफआई पर एक्शन हुआ पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किए गए जो पीएफआई से जुड़े हुए थे, देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने का आरोप उनके ऊपर है। विपक्ष के कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें शफीकुर रहमान बर्क का नाम सबसे ऊपर आता है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उनका कहना है कि पीएफआई आरएसएस की तरह संगठन है, उसी तरह काम करता है और उसके पदाधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। क्या मानते हैं आप? बर्क साहब का ये बयान है, वो तो जब अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव में तिरंगा फहराने की बात थी, लहराने की, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी पार्टी का झंडा फहराएंगे। मैं उनको सुन रहा था। तो इस तरीके की बात बर्क साहब करते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, आरएसएस क्या कर रही है उसके बारे में जानना चाहिए उनको। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो देश के निर्माण का काम कर रहा है और तमाम उनके जो है अनुषांगिक संगठन हैं, एकल विद्यालय चला करके बच्चों को पढ़ाना, आदिवासी वनवासी बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सुविधाएं देना, फ्री ऑफ कास्ट मुफ्त में कराना, उनको रहने का इंतजाम करना, उनको छात्रावास उपलब्ध कराना। इस तरह विश्व भारती का जो संगठन है उसमें तमाम स्कूलों का लाखों की संख्या में लोगों को शिक्षा देना और एक देश के निर्माण के लिए आरएसएस काम करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरएसएस जो है वो डॉक्टर अंबेडकर ने जो एक मिशन दिया था, जात विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना, तो जात विहीन समाज बनाना चाहते हैं संघ के लोग और इसीलिए आरएसएस में जाति व सूचक टाइटल लगाना मना है और जातिवाद पे बात भी करना मना है। तो इस तरीके से जो आरएसएस है वो देश के निर्माण में काम करता है और जब कभी वो हवन करते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो अंत में अपना मंत्रोच्चार करने के साथ साथ में बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, मानव का कल्याण हो, इस तरीके की बात करते हैं। तो विश्व के कल्याण में मानव के कल्याण का मतलब है कि शांति होनी चाहिए, अमन चैन होना चाहिए और सबके लिए बात करते हैं। वो किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए या पर्टिकुलर किसी कास्ट या उसके लिए नहीं करते। तो आरएसएस की तरीके से पीएफआई की तुलना करना बर्क साहब को मैं समझ नहीं पाया कि वो क्यों कर रहे हैं। और ऐसा है, उन्होंने कब इस तरीके की बात की, जो लोग पकड़े जा रहे हैं या जो लोग पे छापे पड़े हैं तो उन्हीं पर पड़े हैं। जो लोग कहीं ना कहीं किसी मामले में इन्वॉल्वमेंट रहे हैं उन लोगों के यहाँ ही छापे पड़े हैं। आम मुसलमान जो है वो उनके यहाँ ऐसे छापे क्यों नहीं पड़े? जो जनरल मुसलमान है, आम मुसलमान है, साधारण मुसलमान है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या गैर पढ़ा लिखा हो, जो अपना काम कर रहा है और देश के साथ खड़ा है, नीतियों के साथ खड़ा है, मैं समझ रहा हूँ कि उनको इस मैटर से कोई लेना देना भी नहीं है और ना वो ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो जन विरोधी हैं या देश का नुकसान चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ निश्चित तरीके से वो कौम भी, मुसलमान कौम भी खड़ी नहीं है। और कभी कभी लोग ब्लेम लगाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका जो रिमोट है वो आरएसएस के हाथ में है। तो मैं इस पर भी कहना चाहता हूँ कि हम मान लेते हैं कि रिमोट जो है, ज़रा देर के लिए मान लें कि रिमोट जो है आरएसएस के हाथ में है, तो वो सरकार कर क्या रही है रिमोट से? प्रधानमंत्री आवासीय योजना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए, उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर चूल्हे, आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ जनता को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना 2-2 हज़ार की किस्तें साल में 6,000 रुपये, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय देना। अभी 80 करोड़ जनता को 30 सितंबर तक मुफ्त में राशन दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जी को। उसमें कहाँ जातिवाद है, कहाँ संप्रदायवाद है, कहाँ फिरका परस्ती है? तो अगर रिमोट भी मान लिया जाए तो भी तो जो मोदी जी बोल रहे हैं, इसका मतलब मोदी जी संघ की बात बोल रहे हैं। अगर वो ये माने तो मोदी जी ने क्या कहा? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और फिर सबका प्रयास देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने।
और हिंदुस्तान को मेक इन इंडिया के लिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो चीज़ें कर रहे हैं उससे जो है वो संघ भी सहमत है, आरएसएस भी सहमत है, वरना मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस देश के विकास का काम कर रहा है और पीएफआई जैसे संगठन कहीं ना कहीं देश के विनाश की ओर ले जा रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठन जो लोगों को अपने साथ जो जोड़ करके उनको क्या समझा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, जो उसमें ये छापे के दौरान निकल करके आई है, उससे लगता है कि वो कुछ लोगों को, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग उसमें से लोगों को वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के समझ करके वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तभी तो उन पे छापे पड़ रहे हैं। जितने भी पीएफआई के मेंबर हैं सबके यहाँ तो नहीं छापे पड़ रहे हैं, जो गलत कामों में इन्वॉल्व हैं उन्हीं के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। तो ध्यान में इसीलिए मुस्लिम समाज का व्यक्ति भी ये ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा है। आम मुसलमान को अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे इस इश्यूज़ पे उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। आम मुसलमान का जिक्र आपने किया तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने, योगी सरकार ने यहाँ पर पहले गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू कराया और अब जो वक्फ बोर्ड है उसकी संपत्तियों का सर्वे शुरू हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ करके ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को दबाने का प्रयास हो रहा है, उनके साथ उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है। नहीं, जो गलत कर रहे हैं उनकी जांच हो रही है। अगर किसी मदरसे में कितने बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनका पूरी मदरसे का रजिस्ट्रेशन हो, कितने बच्चे पढ़ते हैं उनकी पूरी सूची हो, कौन मौलाना उनको पढ़ा रहे हैं, मौलवी पढ़ा रहे हैं, उनकी पूरी सूची हो, तो इसमें कौन सी गलत बात है। दूसरी बात जो है वक्फ की बात ले लीजिए, तो तमाम तलाकशुदा महिलाएं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है, तो जो वक्फ की बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वक्फ की, वो तमाम ज़मीनों पर जो अवैध कब्जे हैं, अवैध निर्माण हैं, उनके तमाम लोगों ने, मुतवल्लियों ने उस ज़मीनों को बेच देने का काम किया है। तो बेचने का तो राइट नहीं है। उन तमाम ज़मीनों को कहीं लीज पर दे करके ऐसी तलाकशुदा महिलाएं जिनका कोई सहारा नहीं है, अगर उनके लिए आवास बना दें, उनके लिए पेंशन या गुजारा भत्ता, गुजारे के लिए उनके लिए कुछ जो इनकम आती है वक्फ से, उनके लिए निर्धारित कर लें, तो मैं समझ रहा हूँ उन्हीं के दीन के लिए एक बेहतर काम होगा, उन्हीं के समाज की उन तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक अच्छा काम होगा। तो ऐसी वक्फ की ज़मीनें जिन पर कुछ लोग कब्जा करके भूमाफियागिरी कर रहे हैं, तो उसकी अगर जांच हो रही है तो इसमें तो किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर किसी धर्म विशेष को, वर्ग विशेष को दबाने की बात होती तो आम मुसलमान आज विरोध में उठ के खड़ा हो जाता। कहाँ आम मुसलमान खड़ा हो पा रहा है? कभी ओवैसी जी कुछ देर तक के बोलते हैं, कुछ 2-4 मौलाना बोलते हैं, उनके साथ उन्हीं का समाज खड़ा नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग गलत बोल रहे हैं और भड़काने का काम कर रहे हैं। आम मुसलमान भी यहाँ पर शांति और अमन चैन से जितना हमारे हिंदुस्तान में रहता है, इतना पूरी दुनिया में कहीं पर भी उनको अमन चैन शांति नहीं है। और इसलिए आम मुसलमान, उनको रोजी रोटी, ज़रूरत की चीज़ें सरकार जो कर रही है वो सबके लिए कर रही है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं कर रही। लेकिन जो गलत कर रहे हैं वो चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ अगर गलत सबूत मिलते हैं तो उस पर कार्रवाई करती है, ना कि केवल मुस्लिम, चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ, गलत करने वालों के खिलाफ पूरी सख्ती से कार्रवाई करती है। तो इसमें तो जो अमन पसंद लोग हैं उन सब लोगों का स्वागत करना चाहिए। अमन पसंद लोगों को स्वागत करना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका कहना है कि हम ये जो सर्वे की कार्रवाई हो रही है इसको गलत मानते हैं। उनका कहना है कि इसको रोका जाना चाहिए। देखिए, वो इस बात से कह करके उन तमाम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं कि जो बाद में उनके लिए चुनाव में प्रचार करें। इसीलिए अखिलेश जी को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। 5 साल उनकी 2012 से 17 तक सरकार रही। उन्होंने इस्लाम की शरीयत के खिलाफ कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने का काम किया और उसमें हैंड पाइप लगवाने का काम किया। इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि कब्रें पक्की होनी चाहिए। मौलाना अली मियाँ को जिंदा वली लोग मानते थे, उनकी कब्र भी रायबरेली में कच्ची बनी हुई है। तो एक तो मैंने तमाम मुसलमान भाइयों से बात की तो उन्होंने कहा ये तो गुनाह किया है अखिलेश ने। और
जितनी उन्होंने कब्रिस्तान बनाए हैं, एवरेज में करीब 1 लाख से आसपास बने होंगे कब्रिस्तान पूरे प्रदेश में। एवरेज में 4 आवास उसमें बन जाते हैं, यानी 4 लाख आप मुसलमानों को ही, इनके पास घर नहीं थे, उन मुस्लिम भाइयों को ही अगर आवास दे देते तो उनको मिल जाते। आपको जब मौका मिला तो आपने केवल 18,000 आवासों की सूची बनाई, कितने को मिला कितने को नहीं मिला ये भी नहीं पता। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री आवास दिए, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उन आवासों को भी लागू किया, बनवाए, और अपने तरफ से भी जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनाए, कुल मिला के करीब 45 लाख आवास उत्तर प्रदेश में 5 साल में लोगों को देने का काम किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग शामिल हैं, सबको देने का काम किया, कोई भेदभाव बरतने का काम नहीं किया। ये लोग जो भेदभाव बरत करके और लोगों के अंदर विभेद पैदा करने का काम कर रहे हैं, जो विपक्ष के लीडर, ये लोग, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इनको देश के निर्माण के लिए, जनहित के काम के लिए इनको ना फिक्र है और ना ये कोई जनहित का काम करना चाहते हैं। केवल भड़काऊ बात कह करके, भड़काऊ भाषण दे करके लोगों की केवल वोट लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव आज इसी मुद्दे पर कि भाई जनहित की बात सरकार नहीं करना चाहती है, सदन में चर्चा नहीं करना चाहती है, और वो सदन से वॉकआउट किया उन्होंने अपने विधायकों के साथ में, और पदयात्रा पूरी अपने प्रदेश कार्यालय तक की है। तो उनका तो ये आरोप है कि सरकार तो सुन ही नहीं रही है, सरकार गैर जरूरी मुद्दों पे तो बात कर रही है, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, छात्र संघ की बहाली है, स्कूली शिक्षा का मामला है, उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। ये बात सदन में कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा। विपक्ष के लीडर है अखिलेश यादव जी। जब तुम खुद सदन छोड़ के भागे जा रहे हो तो वहाँ चर्चा कौन करेगा? चर्चा तो आपको करनी है। ये सदन में एक परंपरा है कि अगर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, नेता सदन बोल रहे हैं, तो विपक्ष उनकी बातों को सुनेगा और फिर विपक्ष का जो नेता है वो उसका जवाब देगा या अपने सवाल खड़ा करेगा। लेकिन विपक्ष खुद भागा जा रहा है चर्चा से, तो खुद चर्चा से भाग रहे हैं, वो कह रहे हैं चर्चा नहीं करना चाहते। मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव जी को चाहिए था कि सदन से निकल करके नहीं जाते और सदन में बैठते, कि रात के चाहे 12 बजे तक सदन चले या कल सुबह तक सदन चले, जब तक चर्चा नहीं हो जाएगी तब तक हम सदन से नहीं जाएंगे। यहाँ से निकल करके समाजवादी पार्टी के दफ्तर में विधायकों के साथ बैठने के बजाय असेंबली में जो कुर्सियां हैं उन पर बैठना चाहिए था, कि हम सदन से निकल करके तब तक नहीं जाएंगे जब तक इन मुद्दों पे चर्चा नहीं हो जाएगी। तब तो हम मानते कि अखिलेश जी चर्चा करना चाहते। अखिलेश जी चर्चा ही नहीं करना चाहते क्योंकि चर्चा करने के लिए उनके पास कोई बिंदु नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाना, पॉपुलरिटी गेन करना, सस्ती पॉपुलरिटी गेन करना, इसलिए अपना निकले बाहर चल दिए ये दिखाने के लिए। तो ये उनका तरीका गलत है, जनता समझ रही है, और समाजवादी पार्टी का जो वर्कर है, जो वोटर है, वो भी समझ रहे हैं कि अखिलेश यादव जी कोई चर्चा नहीं करना चाहते और चर्चा कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो बेसिर पैर की बात करते हैं। और इसीलिए आने वाले अभी 2024 के चुनाव में बड़े पैमाने पे समाजवादी पार्टी का वोटर कमल का बटन दबाएगा, बीजेपी को वोट देगा। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो मोहनलालगंज के सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर हैं, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। सदन में जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया कि सदन में जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, उस पर भी कौशल किशोर ने कहा कि चर्चा विपक्ष को करनी चाहिए, और अगर विपक्ष ही सदन से चला जाता है तो फिर वो किस मुंह से ये आरोप लगा रहा है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।